यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हो तो आपको 95 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक मेरे प्यारे बच्चों 100 का होता है। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें मेरे प्यारे बच्चों एक का नंबर है। आरोहण प्रमुख स्वामी जी ने साथ मेरा आध्यात्मिक सफर कृत के रचनाकार हैं। आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर कृत के रचनाकार हैं राहुल शंकरत्यायन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, फणीश्वरनाथ रेणु, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर के रचनाकार हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भूले विसरे चेहरे रचना है जयशंकर प्रसाद की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की। तो भूले विसरे चेहरे रचना है मेरे प्यारे बच्चों कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की। इसके बाद एक का ग नंबर है। आलोक पर्व के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आलोक पर्व के लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साहित्य और समाज के लेखक हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों साहित्य और समाज के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद एक का अंगा है जैनेन्द्र कुमार की रचना है त्यागपत्र, सुखदा, सोच विचार। तो ये तीनों रचनाएं जैनेन्द्र कुमार की हैं, तो यहाँ पर ए सभी हो जाएगा। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। इसके बाद 2 का ख नंबर है। चांद का मुँह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचनाकार हैं। तो चांद का मुँह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इसके बाद है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो मेरे प्यारे बच्चों तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। दूसरा तार सप्तक पूछ ले तो 1943 में 8 जोड़ दीजिएगा हो जाएगा 1951। अगर तीसरा तार सप्तक पूछ ले तो 1951 में 8 जोड़ दीजिएगा हो जाएगा 1959। अगर चौथा तार सप्तक पूछ ले तो 1959 में 20 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 1979। तार सप्तक के संपादक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञे तार सप्तक के संपादक हैं। इसके बाद दूसरा का घा है मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। सिद्धराज मैथिली शरण गुप्त की है, भारत भारती भी है, पंचवटी भी है। खून की छींटें नहीं है, तो खून के छींटे किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय की। जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। कामायनी महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का, कानन कुसुम भी है और लहर भी है। वैदेही वनवास नहीं है, तो वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है। क्या कह रहा है? दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, 10 अंक का होता है। 5 क्वेश्चन गद्यांश के नीचे रहते हैं, 2-2 अंक के। ठीक है, तो गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना रहता है। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों गद्यांश को पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं इसको। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। ठीक है, तो जहाँ पर भूमि शब्द दिख जाए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्र शब्द दिख जाए, जन शब्द दिख जाए, राष्ट्रीय शब्द दिख जाए, तो वहाँ पर समझ लेना कि यह पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। तो पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम पूछ रहा है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप तथा इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों पूछ रहा है कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। अभी आप पैराग्राफ में पढ़े थे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरा पूछ रहा है किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। यानी लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। साफ साफ उत्तर आपको पैराग्राफ में मिलेगा। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 5वां प्रश्न पूछ रहा है रेखांकित वाक्यांश की व्याख्या कीजिए।
तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है, चलो उसको पढ़ लेते हैं एक बार। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है। हेडिंग, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पुष्पित और पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता, महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है बल्कि उसका धर्म भी है। अब यहाँ पर पूछ रहा है दो गद्यांश पूछता है, एक करना रहता है। तो अथवा वाला भी देख लेते हैं। भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। तो जहाँ पर भाषा शब्द दिख जाए मेरे प्यारे बच्चों और भाषा की बात हो, नए शब्दों की खोज की बात हो, तो वहाँ पर समझ जाइए कि ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपको पैराग्राफ पढ़ना है तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है क्योंकि सारे उत्तर आपको पैराग्राफ में मिलेंगे। तो पहला पूछ रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ट्रिक बता दिया है। जहाँ पर भाषा की बात हो, ठीक है, भाषा की बात हो और भाषा शब्द मिल जाए, ठीक है, नए शब्दों की प्रयोग की बात हो, तो वहाँ पर भाषा और आधुनिकता चैप्टर है, ठीक है, भाषा और आधुनिकता, ठीक है, और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी इसके लेखक हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है। तो अभी आपने पढ़े थे, ठीक है, नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है, यहाँ पर देख सकते हैं। नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। तो उत्तर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला लिखा है, भाषा किसका अभिन्न अंग है। तो भाषा संस्कृत का अभिन्न अंग है क्योंकि संस्कृत की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो भाषा संस्कृत की परंपरा से निःसृत होने के बावजूद विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। सबसे ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है, चलिए उसको पढ़ लेते हैं। भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या आपको कैसे लिखना है। लेखक का कहना है कि भाषा संस्कृत का अभिन्न अंग है क्योंकि संस्कृत की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है। संस्कृत की रचना और विकास परंपराओं द्वारा होता है। परंपराएं क्योंकि परिवर्तनशील होती हैं, इसलिए संस्कृत भी एक जैसी नहीं रहती, वह भी परंपराओं की तरह बदलती रहती है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि संस्कृत गतिशील होती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 10 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहते हैं, पद्यांश को पढ़कर उत्तर देना रहता है। तो लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, ठीक है। राधा पवन से कहती है, पवन मथुरा जाते समय यदि रास्ते में कहीं लज्जा से युक्त पथिक महिला दिखाई दे, होने देना विकृत वसना तू ना तू सुंदरी को, तो तुम उस सुंदरी के कपड़े को मत उड़ाना। जो थोड़ी भी शर्मित हो वह गोद ले श्रांति खोना। यदि वह थोड़ी सी भी थकी हो तो उसे गोद में लेकर के उसकी थकान को मिटा देना। ओठों की और कमल मुख की मलिनता को भी मिटा देना। कोई कलांता कृषक ललना खेत में जो दिखाई दे। कहते हैं, राधा कहती है कि हे पवन, यदि मथुरा जाते समय रास्ते में कोई थकी हुई किसान स्त्री दिखाई दे खेत में, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो स्पर्श करके उसके शरीर को स्पर्श करके उसकी थकावट को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, यदि आकाश मंडल में कोई बादल का टुकड़ा जा रहा हो तो उसे ला करके तप्त भूतांगना को, गर्मी से तपी हुई भूतांगना के ऊपर छाया करना और सुखित करना, उसे सुख प्रदान करना। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो शीर्षक है मेरे प्यारे बच्चों पवन दूत का और कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या जिसकी रेखा खींची उसकी करना है, तो मैंने पूरी व्याख्या बता दिया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, राधा पवन दूतका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है। तो राधा पवन दूतका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है,
राधा ने पौनदूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा? तो राधा ने पौनदूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर मेघ द्वारा छाया करने को कहा। इसके बाद है कृषक ललना शब्द में कौन सा अलंकार है? तो कृषक ललना में मानवीकरण है मेरे प्यारे बच्चों, और उपमा अलंकार है। इसके बाद में अथवा वाला देखते हैं क्या कह रहा है। कहते आते थे यही अभी नरदेही, के कहती है कि नरदेही माने संसार के लोग अभी तक यही कहते आते थे, माता ना कुमाता, माता कुमाता नहीं हो सकती, कुपुत्र कुपुत्र भले, पुत्र कुपुत्र भले हो जाए, अब कहे सभी या हाय विरुद्ध विधाता। तो के कहते हैं कि जब अब हमारे विधाता विरुद्ध है, विपरीत है, तो सब लोग हाय यही कहेंगे कि पुत्र पुत्र ही, कि पुत्र पुत्र ही रहता है, कुमाता माता, लेकिन कुमाता जो है माता कुमाता हो जाती है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, के कहती है कि मैंने इसका केवल बाहरी शरीर ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, इसका मजबूत हृदय नहीं देखा, मृदुल गात्र ही देखा, केवल कोमल शरीर ही देखा, परमार्थ नहीं देखा, मतलब मैंने परोपकार नहीं देखा, केवल पूर्ण स्वार्थ ही साधा, केवल मैंने अपना स्वार्थ ही देखा। इस कारण ही तो आए हाय आज यह बाधा, इस कारण तो आज यह बाधा उत्पन्न हुई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, युगों युगों तक यह कठोर कहानी चलती रहे कि रघुकुल में थी एक अभागिन नारी, की रघुकुल में भी एक अभागिन रानी केकई थी, अभागिन नारी अभागिन रानी केकई थी। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक है केकई का अनुताप और कवि है मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने पूरी बता ही दिया है आपको, नहीं तो फिर देख लेते हैं एक बार, है ना, जिसकी रेखा खींची हुई है। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता ना कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सभी या हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। तो चलिए देख लेते हैं व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे केकई श्री राम से कहती है कि आज तक मनुष्य यही कहते आए हैं कि पुत्र कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, परंतु माता उसके प्रति कभी भी दुर्भाव नहीं रखती है। जब अब तो मेरे चरित्र के कारण लोग का यह इस उक्ति पर से विश्वास हट जाएगा और संसार के लोग यही कहा करेंगे कि माता दुष्टतापूर्ण व्यवहार कर सकती है, परंतु पुत्र कभी कुपुत्र नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं। तो पद्यांश के अनुसार आज तक लोग यही कहते आए हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। किसने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। तो केकई ने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 5वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द है और 5 अंक का लिखना है। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। यदि आपको कवियों और लेखकों का साहित्यिक परिचय पढ़ना है, जीवन परिचय पढ़ना है, तो आप कमेंट करके बताएंगे, हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। खा नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द में 5 अंक का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत, सुमित्रानंद पंत और जयशंकर प्रसाद। फिर मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर प्रश्न है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश अथवा ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 80 शब्द में है, 5 अंक का है। इसके बाद 7वां नंबर है, 100 पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 80 शब्द में लिखना है, 5 अंक का है। अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग खंड काव्य पढ़ना रहता है, तो इसको आप तैयार करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद है खंड खा। इसमें खंड खा में 8 का नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो चलिए इसका अनुवाद देखते हैं। 7 नंबर का होता है मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर का अनुवाद, 2 नंबर का संदर्भ, क्योंकि संदर्भ लिखेंगे तभी आपको पूरा अंक मिलेगा। धन्यो अयम भारत देशा, धन्य है यह भारत देश। यत्र माने जहाँ, समुलिसत माने सुशोभित है, जन मानस पावनी माने लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भावों उद्भावनी माने सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह माने शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, परसविनी माने जन्म देने वाली, सुर भारती माने संस्कृत भाषा सुशोभित है। यह भारत देश धन्य है जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाले, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाले, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। विद्यमानेश विद्यमान, निखिले वयपि वर्तमान, वांग्यम माने साहित्यों में, अस्या माने इसका, वांग्यम माने साहित्य, सर्वश्रेष्ठम माने सबसे अच्छा, सुसंपन्न माने सुसंपन्न, वर्तते माने है। यानी विद्यमान वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यमेव भाषा, यही भाषा, संस्कृत नामना माने संस्कृत के नाम से, लोके माने संसार में, प्रसिद्धा माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है। अस्माकम रामायण,
हमारा रामायण, महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ था, महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा, चारों वेद, सर्वा उपनिषद, सभी उपनिषद, अष्टदश पुराणानि, 18 पुराण, अन्यान च और अन्य, महाकाव्य नाटक आदि, महाकाव्य नाटक आदि, अस्यामेव इसी भाषा में लिखतान संत लिखे गए हैं। इसके बाद संदर्भ लिखेंगे कैसे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत निर्देशिका के संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से लिया गया है। पाठ का नाम आप हाईलाइट कर देंगे। यहाँ पर अनुवाद आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर अथवा वाला देखते हैं। महामनिस्बिना मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवार अभवत। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय, इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। अयम प्रयागे, इन्होंने प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला में राजकीय विद्यालय के म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके, अत्रेयो माने यहीं, राजकीय विद्यालय में अध्यापनम माने पढ़ाना, आरब्धमान माने शुरू कर दिए। युवक मालवीय शौकियान माने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से, जनान माने लोगों के, मनान से माने मन को, आहमोहित माने मोह लिया। अतः अस्य माने इनके, सुहृदा माने चाहने वालों ने, मित्रों ने, ताम माने इन्हें, प्राविधाक पदवी माने वकील की पदवी, प्राप्त माने प्राप्त करके, देशस्य माने देश की, श्रेष्ठतरम माने श्रेष्ठ सेवा, कर्तुम माने करने के लिए, प्रेरितवंता माने प्रेरित किया। इसके बाद संदर्भ लिखेंगे। इसमें प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत निर्देशिका के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर मैंने अनुवाद लिख रखा तो आप देख सकते हैं। फिर 8 का खा नंबर है मेरे प्यारे बच्चों। दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। भी 7 अंक का होता है। सुखार्थीन कुतो विद्या, यानी सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थी ना सुखम, और विद्या चाहने वाले सुख कहाँ। सुखार्थी व तजेत विद्या, सुख चाहने वालों को विद्या छोड़ देनी चाहिए। विद्यार्थी व तजेत सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अनुवाद देख सकते हैं यहाँ पर। फिर अथवा वाला देखते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, यानी जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। सा हेतु सर्व विधानाम धर्मस्य चा धनस्य चा, सभी विधानों में धर्म और धन का यही कारण है, ठीक है। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें प्रश्नोत्तर पूछता है संस्कृत से, 4 अंक का, 2 करना रहता है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 सब प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भोजः कालिदासम किम कृतुप्राह, भोजम कालिदासम प्रभात वर्णम कृतुप्राह। संस्कृत भाषाएं आदि कवि का आसीत हुआ, संस्कृत भाषाएं आदि कवि वाल्मीकि अस्ति आसीत हुआ। पंचशीलम कीर्दशः सिद्धांतास्ति, तो पंचशीलम शिष्टाचार विषय का सिद्धांता सन्ति। ठीक है, पंचशील सिद्धांत कस्मिन युगे प्रयुक्ता आसन, तो पंचशील सिद्धांता बौद्ध युगे प्रयुक्ता आसन। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 10 का खा और गा है। शांत अथवा वात्सल्य रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए, ठीक है। अनुप्रास अथवा अतिशयोक्त अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर है सवैया अथवा बरवे छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। 2-2 अंक का होता है, 6 अंक का। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 9 नंबर का है मेरा प्रिय खेल, शिक्षा का महत्व, भ्रष्टाचार कारण और निवारण, सादा जीवन उच्च विचार। यहाँ पर 12 का नंबर है मेरे प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, 12 का नंबर है हरे का संध विच्छेद। तो हरे का संध विच्छेद होता है हरे प्लस ए, ठीक है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर इसको हटा दीजिए, हरे प्लस ए। इसके बाद है 12 का दूसरा वने अत्र का संध विच्छेद है, तो वने प्लस अत्र हो जाएगा, वने अत्र का वने प्लस अत्र। इसके बाद है रामश्चलिता में संधि है, तो इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है मेरे प्यारे बच्चों, सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है खा नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो प्रतिदिनम में अव्ययीभाव समास है। यहाँ पर प्रति उपसर्ग लगा है, तो उपसर्ग से आपको पहचान जाना है कि अव्ययीभाव समास है, ठीक है। प्रतिदिनम में कौन सा है, प्रतिदिनम, तो इसका विच्छेद होगा दिनम, ठीक है, दिनम, इसमें अव्ययीभाव समास है। इसी तरह भरपेट में पेट में भर उपसर्ग लगा है, ठीक है। और श्वेतांबर में जैसे विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों श्वेत प्लस अंबरम, क्या हो जाएगा, श्वेत प्लस अंबरम, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, इसमें कर्मधारय समास है। इसके बाद में 13 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है,
अपने क्षेत्र के पार्क को विकसित कराने के लिए नगर निगम के मुख्य उद्यान निरीक्षक को एक पत्र लिखिए, 8 अंक का है। अथवा विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने छोटे भाई को बधाई देते हैं तो एक पत्र लिखिए। इसके बाद है 14 का पहला, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कटुता, क्या लिखा हुआ है, कटुता। तो कटुता में कटु शब्द है, ठीक है, प्लस तल प्रत्यय है, और कृत्वा में क्री धातु है और प्लस अक्त्वा प्रत्यय है, अक्त्वा। उसके बाद में दृष्टव्य में दृश्य धातु है, क्या है, दृश्य धातु है, प्लस तब्यत प्रत्यय है, तब्यत प्रत्यय है। इसके बाद है 14 का दूसरा, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द में प्रत्यय बताइए। तो श्रवणीय में क्या होता है, श्रु प्रत्यय होता है और अनियर उपसर्ग बता, ठीक है, अनियर क्या होता है, उपसर्ग होता है, अनियर। तो यहाँ पर बंधुत्व में तब्यत प्रत्यय है, बंधु शब्द है और तब्यत प्रत्यय है, ठीक है, तब्यत प्रत्यय है। गुरुता में गुरु शब्द है और तल प्रत्यय है, ठीक है, तो इसमें प्रत्यय केवल बताना है आपको। इसके बाद है खा नंबर, क्या कह रहा है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। ये भी 2 नंबर का होता है। ग्राहम प्रति गच्छा, तो आपको हम ट्रिक बता दें इसकी कैसे पहचानना है, ठीक है। ग्राहम प्रति गच्छा, तो जहाँ पर क्या दिख जाए, अभिता शब्द दिख जाए, क्या, अभिता, परिता शब्द दिख जाए, अभिता परिता दिख जाए, और समया शब्द दिख जाए, क्या, समया, निक्सा दिख जाए, निक्सा, और दिख जाए हा प्रति, तो मेरे प्यारे बच्चों इसके योग में द्वितीय विभक्ति होता है, ठीक है। तो ग्राहम में द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। यहाँ पर प्रति शब्द दिख जाए, प्रति शब्द दिखा हुआ है तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगा। अभिता, परिता, समया, निक्सा, हा प्रति, इसमें से कोई शब्द दिख जाए तो कौन सा विभक्ति होगा, द्वितीय विभक्ति होगा। इसके बाद में दूसरा क्या कह रहा है, रामेण सह सीता वनम आगच्छत, तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर दिख जाए साह शब्द, क्या दिख जाए, साह, और दिख जाए साकम, साकम दिख जाए, साकम, और क्या दिख जाए, सार्धम दिख जाए, ठीक है, सार्धम, और दिख जाए समम, समम। तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी, इसमें होगी कौन सी विभक्ति, तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति होगी, ठीक है, तृतीया विभक्ति होगी, ध्यान रखना। इसके बाद में अग्ने स्वाहा, तो इसमें दिख जाए नमा शब्द, क्या दिख जाए, नमा शब्द दिख जाए, और स्वशस्त्र शब्द दिख जाए, स्वशस्ति, और दिख जाए स्वाहा शब्द, स्वाहा, और स्वधा शब्द दिख जाए, स्वधा, और क्या दिख जाए, अलम शब्द दिख जाए, अलम, अलम शब्द दिख जाए, वसट दिख जाए। तो आप समझ जाइएगा कि इसमें विभक्ति कौन सी है, चतुर्थी, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा। धन्यवाद।